राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आइस मिक लिमिटेड के बारे में। आप लोग यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या इनका FY25 का रेवेन्यू था और इनका मार्जिन वगैरह थोड़ा नीचे देखने को मिला था Q1 में भी और इनका FY25 में भी, और उसी के कारण इनका नेट प्रॉफिट भी नीचे की तरफ दिख रहा है। भले इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है, लेकिन इबिट्टा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पर शेयर, ये तीनों चीज़ें नीचे आ रही हैं। इसका कारण भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या फर्दर इन लोग का FY26 के लिए और फर्दर क्या गाइडेंस वगैरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे FY25 का रेवेन्यू देखोगे तो भी 27% का ईयर ऑन ईयर उन लोग का ग्रोथ हुआ था, और इबिट्टा मार्जिन आप लोग देखोगे तो फिर FY24 में 11% का इबिट्टा मार्जिन था, जो कि FY25 में बस 9% का रह गया। और इसी के कारण आप लोग देखोगे जो इन लोग का नेट प्रॉफिट FY24 में 26 करोड़ का था, वह FY25 में बस 23 करोड़ का रह गया। इसका मेनली कारण यही है कि इन लोग का मार्जिन डिप हो गया। अब मार्जिन डिप होने का कारण ये था कि थोड़ा प्राइजिंग इशू आ गया, अब प्राइजिंग प्रेशर आया ही था, और साथ में कंपनी ने कैपेक्स वगैरह भी कई सारे किए हैं। आप लोग देखोगे तो फिर फिलहाल कंपनी 100 करोड़ का कैपेक्स कर रखी है, जो कि ऑलरेडी वे मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग देखोगे और फर्दर एक साल और 2 सालों के लिए कंपनी 150 करोड़ का और कैपेक्स प्लान कर रही है। आप लोग को मैं यहाँ पे साथ में स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन कर रखा है। देखिए कंपनी 150 करोड़ का कैपेक्स और मान के चल रही है आने वाले 1 से 2 साल में के अंदर अंदर ये लोग इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे कैपेक्स। आप लोग और यहाँ देखोगे तो 100 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर इसके वजह से आप लोग अगर इन लोग का Q1 FY26 का भी नंबर आप लोग देखोगे तो 30% का ग्रोथ तो आया था सेल्स में, टॉप लाइन में 30% प्लस ही ग्रोथ हुआ था। लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे इन लोग का इबिट्टा मार्जिन देखोगे तो फिर हार्डली 4% का रह गया है। अगर आप लोग Q1 FY25 से कंपेयर करोगे तो फिर यहाँ पे आपको 4% का बस इबिट्टा मार्जिन दिख रहा है, और ऐसे ही इन लोग का नेट लॉस हुआ 1.5 करोड़ का। इसका मेनली रीजन यही था, पहला प्राइजिंग प्रेशर आया, प्राइजिंग प्रेशर के साथ साथ ये जो इन्होंने कैपेक्स कर रखा है उसका डेप्रिसिएशन थोड़ा इंक्रीज हो गया, और डेप्रिसिएशन इंक्रीज होने के साथ साथ इन्होंने कुछ हल्का फुल्का लोन भी लेके रखा हुआ है ताकि ये लोग कैपेक्स वगैरह कर सकें। आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं लोन वगैरह भी कंपनी ने ले रखा है। ये इसीलिए ले रखा है, अगर कंपनी लोन नहीं लेती तो फिर जाहिर सी बात है ये अपना कैपेक्स नहीं कर पाती। अगर कैपेक्स नहीं करती तो फिर फर्दर इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आता, तो फिर जाहिर सी बात है अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को लोन तो लेना ही पड़ेगा। इन्होंने 100 करोड़ का कैपेक्स कर भी दिया है और 150 करोड़ का कैपेक्स और प्लान है आने वाले 1 से 2 साल में। तो जाहिर सी बात है इन लोग को और अगर जो भी होगा आगे हम लोग को फर्दर देखना पड़ेगा कि ये कैपेक्स कैसे इन लोग का आगे चल के कंप्लीट होता है। तो फिर आप लोग अभी फिलहाल के लिए देखोगे तो FY26 के लिए कंपनी गाइड कर रही है कि ये लोग 650 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन अचीव करना चाहते हैं। तो फिर अगर आप लोग इसको FY25 से कंपेयर करोगे तो फिर 480 करोड़ का FY25 में आप लोग का इनका ओवरऑल टॉप लाइन था। अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो 35% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इन लोग का टॉप लाइन में, और कंपनी बता रही है कि इबिट्टा मार्जिन 9% के आसपास रहने वाला है इस बार भी FY26 में पूरे साल में। अभी के लिए तो इनका Q1 में 4% आया, लेकिन आगे चल के फर्दर Q2 Q3 Q4 यहाँ पे कंपनी मेंटेन कर लेगा अपने मार्जिन को 9% के अराउंड। आप लोग अगर पहले देखोगे तो फिर 10, 11, 12% तक का इन लोग का मार्जिन था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये मार्जिन इन लोग को डिप दिखेगा। एक तो पहला प्राइज प्रेशर आ रहा है, दूसरा कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज हो रहा है, तीसरा कैपेक्स वगैरह और ये लोग बढ़ा रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उसकी वजह से डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह और इंक्रीज होगा। तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ वहाँ पे हल्का फुल्का इन लोग को फिर इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप लोग अगर इनका बिजनेस मॉडल मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ तो फिर आप लोग देखोगे तो ये लोग मेनली आप लोग अगर नाम में देखोगे ना एक तरीके से रेफ्रिजरेशन साइड में है, तो फिर आप लोग देखोगे कोल्ड रूम के तरफ से इन लोग का मतलब एक तरीके से उस सेगमेंट से जो कोल्ड रूम सेगमेंट है वहाँ से 51% का ओवरऑल इन लोग का रेवेन्यू आता है। और आप लोग ऐसे देखोगे
कॉमर्शियल फ्रिज वगैरह, एक तरीके से आप लोग समझ लीजिए फ्रिज वगैरह ही होते हैं मोस्टली, वहाँ पे चीज़ें वगैरह को ठंडा रखा जाता है ताकि वे चीज़ें ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो, फर्दर और अच्छे कंडीशन में रहें, ताकि वे आगे जहाँ भी उस सामान को पहुँचाना है पहुँचाया जा सके, और उसका प्राइस भी जिसके लिए भी जो भी इनका सर्विस यूज कर रहा है, जो भी इनका प्रोडक्ट वगैरह यूज कर रहा है, उसको बेटर प्राइस भी मिल पाए फर्दर। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक तो टेम्परेचर वगैरह वैसे ही इतने हाई हो रहे हैं, अगर जो भी प्रोडक्ट है मान लीजिए कुछ भी है, फार्मर का सामान है या फिर मिल्क वगैरह है या फिर कर्ड वगैरह है, दही वगैरह है, ये सब जितने भी हैं मोस्टली, अगर ये सब मतलब अगर फ्रिज वगैरह नहीं रखा जाएगा तो फिर एक तो वे उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं आप कर पाओगे। ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है फ्रिज वगैरह का यूज होगा ही। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये लोग ट्रांसपोर्ट वाले में भी साइड में हैं, यानी एक तरीके से आप लोग देखोगे तो ये लोग फार्मर के लिए भी काम करते हैं, कंपनी काम करती है, और साथ में क्विक कॉमर्स के लिए भी काम करती है, ई कॉमर्स के लिए भी काम करती है, और आप लोग देखोगे कॉमर्शियल साइड में ये लोग फ्रिज वगैरह भी बना के उनको सप्लाई करती है कंपनी, और साथ में कोल्ड रूम भी प्रोवाइड करती है। जैसे रूम वगैरह होते हैं वहाँ पे एक तरीके से पूरा समझ लीजिए, पूरा वहाँ का जो अंदर का टेम्परेचर होता है रूम का एकदम कंट्रोल्ड होता है। वहाँ पे गैसेस वगैरह के माध्यम से और भी चीज़ें, गैस वगैरह हो गया और भी अमोनिया हो गया, उस सब चीज़ें को यूज करके वहाँ पे टेम्परेचर को एकदम नीचे लाया जाता है ताकि प्रोडक्ट वगैरह ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो, ताकि वे उसका लाइफ स्पैन प्रोडक्ट का बढ़ सके। चाहे मिल्क हो, चाहे फार्मर का सामान हो, चाहे कोई सा भी सामान हो जो डेली यूज में होता है, या फिर दवाइयाँ भी, दवा वगैरह भी आप लोग देखोगे तो फिर मोस्टली आज के समय में उस दवाई को भी स्टोर करने के लिए फ्रिज वगैरह लगता ही लगता है। तो फिर जाहिर सी बात है ये जो नॉर्मल फ्रिज वगैरह घर में रहते हैं, LG का हो गया, चाहे सैमसंग का हो गया, चाहे फिर वोल्टास वगैरह का हो गया, चाहे ब्लू स्टार का हो गया, वे सब तो यूज उतना होगा नहीं, जाहिर सी बात है। वे सब भी काम करते हैं इस साइड में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलरली कंपनी ये फुल्ली फोकस यहीं पे ही है इनका। तो आप लोग देखोगे तो कोल्ड रूम से इनका 51% रेवेन्यू है, कॉमर्शियल फ्रिज वगैरह से 16% रेवेन्यू है, और ट्रांसपोर्ट से कमाती है कंपनी, उनका ओवरऑल 8% रेवेन्यू है। तो आप लोग अगर देखोगे तो फिर कंपनी का आप लोग को मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, तो कंपनी बता रही है कि FY27 या फिर FY28, तो हम लोग 28 मान के चलते हैं, कंपनी तो FY28 तक 1000 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू टारगेट करके चल रही है। अगर अब आप एक तरीके से अगर इस कंपनी का CAGR निकालोगे, अगर आप लोग देखोगे कि इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या आएगा, तो फिर FY25 से आप लोग अभी कंपेयर करोगे तो फिर ये 30% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बन रहा है। और भी कंपनी बता रही है कि फर्दर इन लोग का EBITDA मार्जिन 10 से 11-12% जा सकता है। जैसे जैसे ये इन्होंने जो 100 करोड़ का कैपेक्स किया है वे मैच्योर होगा, वे जो प्रोडक्ट लाइन वगैरह और बैठाया हुआ है कंपनी, अगर वे और अच्छा आएगा तो फिर जाहिर सी बात है उसका डिमांड भी बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी उसका जैसी मान लीजिए अभी फिलहाल नया नया कैपेक्स है, तो फिर डिमांड थोड़ा सा तो लो रहेगा ही। जैसे जैसे डिमांड स्केलअप होगा तो फिर जाहिर सी बात है मार्जिन वगैरह भी इंप्रूव होंगे, तो फिर मार्जिन जब इंप्रूव होंगे तो फिर वे नेट प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिलेगा। तो फिर जाहिर सी बात है आप कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। अब हमें Q2 का नंबर, Q3 का, Q4 का देखना पड़ेगा। जो कंपनी 650 करोड़ बता रखी है, 35% का ओवरऑल ग्रोथ बता रखी है FY26 में, और FY28 तक मान के चलिए कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट करके चल रही है, और विद द EBITDA मार्जिन ऑफ 11 से 12% के अराउंड रहेगा। तो फिर जाहिर सी बात है 30% का एक तरीके से ग्रोथ इंजन कंपनी बता रही है कि ये अचीव करना चाहती है। तो फिर अगर ये होता है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट में डील बन सकता है इसका। लेकिन वही है, अभी फिलहाल के लिए तो मार्जिन वगैरह प्रेशर देखने को हमें मिलेगा, तो फिर हमें वो भी देखना पड़ेगा। इस बार भी मान के चलिए इनका अगर हम लोग नेट प्रॉफिट अगर आप लोग निकालोगे ना, तो फिर हार्डली आई थिंक 25-26 करोड़ का इन लोग का नेट प्रॉफिट आएगा FY26 में भी, क्योंकि मार्जिन वगैरह इस बार इनके कम रहने वाले हैं, और साथ में फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ रहा है और डिप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है। तो फिर नेट प्रॉफिट जाहिर से बात है और अर्निंग पर शेयर भी इस बार कम रहने वाला है। लेकिन आने वाले समय में FY27 में, FY28 में कंपनी बता रही है कि ये इस चीज़ को भी मैनेज आउट कर लेगी, और नेट प्रॉफिट भी आने वाले समय में इंक्रीज होगा। लेकिन वही है, अब कंपनी कर पाएगी नहीं कर पाएगी हमें कुछ नहीं पता। अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा, हमें हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा कि कंपनी जो बोल रखी है वे अचीव कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। मैं आप लोग को बस यही कहूँगा, कंपनी आप लोग ट्रैक करते रहिए। अभी फिलहाल के लिए QM का 30% का ग्रोथ है, अब हमें आगे
वही देखना पड़ेगा कि क्या और फर्दर ये ग्रोथ 35% का जो बता रखी है उसकी तरफ बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे कि जो ये ग्रोथ बता रही है ये ग्रोथ पॉसिबल है भी कि नहीं भी है। तो फिर जाहिर सी बात है आप लोग को ट्रैक करना पड़ेगा कंपनी। और भी आप लोग अगर देखोगे ना तो कंपनी मोस्टली जो है डेयरी साइड में इन लोग का और फार्मास्यूटिकल साइड में और फोकस वगैरह इंक्रीज हो रहा है। और भी अब फार्मर साइड में भी इन लोग का ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि फार्मर जो मान लीजिए आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, जितना भी सब्जी वगैरह हो गया, फल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जैसे ही खेत से आएंगे निकल के, अगर उसको कहीं भी पहुंचाना है तो फिर जाहिर सी बात है उसको स्टोर करना पड़ेगा एक कूल जगह पे, एक साफ जगह पे। तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे इनके सर्विस से या फिर इनके प्रोडक्ट वगैरह यूज होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है आने वाले समय में डिमांड तो बढ़ेगा। अब वही है, अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी उस डिमांड को फुलफिल कर पाएगी विथ द मेंटेनिंग ऑफ इबिट्टा मार्जिन ऊपर, यानी ऊपर इन लोग का इबिट्टा मार्जिन भी जाए और साथ में नेट प्रॉफिट भी जाए। आप लोग अगर बस टॉप लाइन ग्रोथ दिखाओगे तो फिर उसकी वजह से आप लोग का मान लीजिए अगर इबिट्टा नहीं बढ़ता है, अगर नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, अगर अर्निंग पर शेयर नहीं बनता है, तो फिर जाहिर सी बात है एक कोई भी शेयर होल्डर है तो फिर उसको उतना वैल्यू नहीं दिखेगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा। तो अगर अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कंपनी के वे ग्रोथ में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो वही है, कंपनी ट्रैक करते रहिए, देखते रहिए जो कंपनी बता रही है क्या उसको अचीव कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो चलिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, और राधे राधे।